राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में किसकी होगी जीत, कौन हारेगा, सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मजबूत होंगे या बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया का सिक्का चलेगा। देश के दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर के नेता उन चुनावों में व्यस्त हैं, लेकिन राजस्थान की जनता तो यही देख रही है कि सतीश पूनिया और अशोक गहलोत में से किसकी इज्जत बचेगी। दरअसल जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, इन परिस्थितियों में यह नाक का सवाल बना हुआ है। 2 सीटें सहाड़ा और सुजानगढ़ कांग्रेस के पास थी, राजसमंद बीजेपी के पास थी। फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो रणनीति दोनों ही पार्टियों की दिखाई दे रही है, उसमें कमोवेश यही लगता है कि 2-1 से मुकाबला फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने तीनों जगह अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब यही बहस चल रही है, क्या हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं या फिर हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार वोट काट रहे हैं। अगर वोट काट रहे हैं तो किसका काट रहे हैं। सुजानगढ़ में फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस आगे दिख रही है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल की प्रति एक सहानुभूति है और जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर रणनीति बनाई है, उस रणनीति में वो सफल भी दिख रहे हैं। नया चेहरा है, बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, यह भी उनके लिए एक फायदे का सौदा हो रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वहां सीताराम नायक को चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल नायक वोट काफी ज्यादा है वहां, लेकिन ये सीकर के रहने वाले हैं। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और 7,000 के आसपास वोट लेकर गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर नायकों के वोट के साथ साथ हनुमान बेनीवाल वहां जाटों का वोट ट्रांसफर कर पाते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झोले में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए फिलहाल तीनों सीटों में देखा जाए तो सबसे मजबूत सीट यही दिख रही है। लेकिन अगर वो जाट वोट नहीं काट पाते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए उस सीट पर बहुत ज्यादा कोई जगह नहीं बचती है। जहां तक खेमाराम की बात है, खेमाराम को लेकर वहां पर बीजेपी में कई तरह के खेमे बने हुए हैं। खेमाराम के लिए पहली चुनौती है कि उस खेमे को खत्म करें। पुराने नेता हैं, उस इलाके को जानते हैं, लिहाजा बहुत सारी परिस्थितियां उनके फेवर में है। लेकिन फिर भी जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने वहां बना रखी है, उसमें कांग्रेस कहीं आगे दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं सहाड़ा को। सहाड़ा उपचुनाव में अगर देखा जाए तो परिस्थितियों के हिसाब से बीजेपी को वहां आगे होना चाहिए, लेकिन उनके जो पिछले चुनाव में बागी उम्मीदवार थे लादूराम पितलिया, वो इस बार भी बागी हो गए हैं। पिछले चुनाव में वो 30,000 से ज्यादा वोट लेकर गए थे और ऐसे में कांग्रेस वहां 3,500-4,000 के वोटों से जीत गई थी। इस बार भी अगर लादूराम नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। अब कहा जा रहा है कि पितलिया के बहुत सारे बिजनेस जो हैं कर्नाटक में है, बेंगलोर में है, वहां से बीजेपी उन पर प्रेशर डाल रही है। बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर भी प्रेशर डाल रही है कि वो अपना नामांकन वापस लें, ताकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर कंफर्टेबल हो सकें। रतनलाल जाट सभी जातियों में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। कहा जाता है राजपूतों के साथ भी वो शाम को बैठ लेते हैं। ऐसे में बीजेपी का वो इलाका भी है, भीलवाड़ा का जो इलाका है, मगर वैसे वोट लेकर अगर पितलिया चले जाते हैं तो वहां पर बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। सहाड़ा में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर भी गायत्री त्रिवेदी को लेकर झगड़ा था, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनके जो घर में बागी हो गए थे नेता, उनको मनाने में लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो डैमेज कंट्रोल जो करना था वो कर लिए हैं। अब वहां पर एक बद्रीलाल जाट भी खड़े हो गए हैं। बद्रीलाल जाट खड़े हुए हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। अब कहा जा रहा है कि वो कितना वोट काट पाएंगे। वो दरअसल भाई हैं रूपलाल जाट के, जिनको टिकट दिया था बीजेपी ने पिछले चुनाव में और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में अगर वो जाट वोट काट लेते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए वहां पर और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता जो हनुमान बेनीवाल हैं, वहां अगर फोकस करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि रूपलाल जो है एग्रेसिव जाट हैं, उनकी यही वजह है कि उनका टिकट बीजेपी ने काटा है क्योंकि दूसरी जातियां उनको वोट दे नहीं पाती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए पितलिया को पिछली बार 30,000 वोट मिले थे। अगर ये समीकरण ऐसे हैं कि एग्रेसिव जाट नेता हैं रूपलाल और उनके भाई को हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने टिकट दिया है और वो जाट वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, तो फिर वहां पर भी बीजेपी के लिए खतरा है क्योंकि वहां बीजेपी ने जाट उम्मीदवार को उतारा है और जो सीट है वहां पर एक बार जाट और एक बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीतते रहे हैं। अब तीसरी सीट है राजसमंद की। राजसमंद का इलाका भी कहा जाता है कि बीजेपी के लिए काफी कंफर्टेबल इलाका है। वहां पर दीप्ति महेश्वरी को बीजेपी ने उतारा है, किरण महेश्वरी के बेटी को। कहा जा रहा है कि उनके प्रति एक सहानुभूति वोट है। वैश्य वर्ग का वोट जो है परंपरागत रूप से बीजेपी को जाता है। ऐसे में तनसुख बोरा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कितनी सेंध लगा पाते हैं वैसे वोट में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहां जो दूसरा वोट बैंक है, गुर्जर वोट बैंक, उस पर नजर गड़ाए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ने प्रहलाद खटाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब प्रहलाद खटाना जो है पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे सहाड़ा में, अचानक से उनको भेज दिया गया है राजसमंद में। प्रहलाद खटाना संघर्षशील नेता हैं, जुझारू नेता हैं, हनुमान बेनीवाल की तरफ भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन जो राजसमंद का इलाका है 14-15 दिनों में उनके लिए पूरे इलाके में घूम पाना ही काफी मुश्किल होगा। इसलिए रणनीतिक रूप से वो सीट जो है प्रहलाद खटाना एक अच्छा उम्मीदवार होते हुए भी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए कमजोर सीट हो गई है। लिहाजा अगर सुजानगढ़ और सहाड़ा को छोड़ दें तो राजसमंद में बीजेपी और कांग्रेस में ही ज्यादा फाइट दिखाई दे रही है। अगर गुर्जर वोट वहां तोड़ लेते हैं प्रहलाद खटाना तो वहां भी बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। तो फिलहाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे अच्छी सीट दिखाई दे रही है वो सुजानगढ़ दिखाई दे रही है। लेकिन वहां भी हनुमान बेनीवाल को काफी मेहनत करना पड़ेगा लड़ाई में आने के लिए। देखिए, हनुमान बेनीवाल के पास एक कार्यकर्ताओं की फौज है, वो खुद भी काफी जुझारू नेता हैं, सबसे ज्यादा संसद में खड़े होकर राष्ट्रीय मुद्दे से लेकर लोकल मुद्दे तक की आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन 2.5 सालों में वो संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं। अब बाहर के नेताओं को लाकर, कभी बीजेपी के बागी को लाकर, बसपा के नेताओं को लाकर अगर चुनाव लड़ाएंगे तो वो उस तरह से प्रभाव हो नहीं पाता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैडर खड़ा नहीं होने की वजह से बहुत जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।